नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सर्कल का पानी खेतों में घुस रहा, किसानों को हो रहा है नुकसान। पुलिस से बचने के लिए बैलगाड़ी में लोहे की सरिया ले जाते हुए आरोपी को पकड़ा। और 12 वर्षों से चल रहे वर्धा नांदेड़ रेल मार्ग का कार्य अब भी ठंडे बस्ते में। और अब खबरें विस्तार से। भंडारा जिले के अंतर्गत आने वाला गोसेगुड़ डैम भंडारा, गोंदिया सहित अन्य जिलों के किसानों के लिए वरदान है, लेकिन इस डैम का बैकवाटर का पानी जमा रहने से मौदा तहसील अंतर्गत आने वाले कोटगांव के किसानों के खेतों में पानी घुसने से इन किसानों की फसलें पानी के नीचे आने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे अब किसान संकट में आ गया है। गोसेगुड़ डैम का पानी हर साल खेतों में जमा रहने की वजह से किसानों ने फसल की उगाई कैसे करना, यह बहुत बड़ा प्रश्न किसानों के सामने है। इन किसानों ने जल संपदा विभाग से सवाल किया है कि हर साल हो रहे नुकसान का एक तो सरकार द्वारा जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दे रही, बची हुई खेती का अधिग्रहण जल संपदा विभाग करता नहीं है। गोसेगुड़ डैम का जलस्तर हर साल बढ़ने से कोटगांव व अन्य गांवों के खेतों में इस डैम का पानी घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचता है। सरकार द्वारा इस गंभीर समस्या की तुरंत जांच और पंचनामा करके किसानों को मुआवजा देने की मांग भी क्षेत्र के किसानों ने जल संपदा विभाग व महाराष्ट्र सरकार से की है। इसके पूर्व 35 साल पहले गोसेगुड़ डैम के पानी की वजह से भंडारा और नागपुर जिले के कुछ गांवों को काफी क्षति पहुंचती थी। उस समय इन गांवों का अन्य जगह पर पुनर्वसन किया गया। गांव का पुनर्वसन तो किया गया, लेकिन इन पुनर्वसित गांवों की समस्या जस की तस रही। कोटगांव सहित अन्य गांव के आजू बाजू के खेतों में धान, गन्ना, गेहूं, चना, तुअर आदि की खेती की जाती है। इस गोसेगुड़ डैम का जलस्तर बढ़ने से और बैकवाटर थम जाने से इन गांवों की ओर आने से फसलें पानी में बह जाती है। किसानों को नुकसान भी हो रहा है। जिन किसानों की फसल काटने योग्य थी वह अब काटना मुश्किल हो रहा है। इन पीड़ित किसानों को मुआवजा देने और कोटगांव का जल्द से जल्द पुनर्वसन करने की मांग की जा रही है। इन दिनों नागपुर उमरेड 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। उमरेड शहर से वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से जाने वाली सड़क पर जाम नदी पर पुलिया है और काम के लिए यहां पर भारी मात्रा में लोहा रखा गया है। चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए 15 लोहे के सरिया चुरा लिए, लेकिन चोरी के बाद उन्हें ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया। किसी को संदेह न हो इसके लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया गया, लेकिन पुलिस ने पकड़कर माल जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर उमरेड 4 लेन का निर्माण के दौरान जाम नदी पर पुलिया बनाने का कार्य चल रहा है। इस पुलिया के निर्माण कार्य का ठेका डीबी जैन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी में सतीश कन्हैयालाल द्विवेदी, बेसा चौक, नागपुर निवासी कार्यरत है। पुल के निर्माण कार्य हेतु जाम नदी पुल पर लोहा रखा गया। चोर ने 32 एमए की लोहे की सरिया बैलगाड़ी में लाद कर फरार होने का प्रयास किया। चोर को लगा कि बैलगाड़ी में सरिया ले जाने से कोई शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने नगर परिषद कार्यालय समीप बैलगाड़ी का पीछा कर उसे रोककर उसकी तलाशी ली तो बैलगाड़ी में सूखे घास के नीचे चोरी के 32 एमए की 15 सरिया दिखाई दी। बैलगाड़ी चालक अरविंद चूड़ामन कोक से बैलगाड़ी छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसे फिल्म स्टाइल में पकड़कर बैलगाड़ी के साथ उमरेड पुलिस थाने लाया गया। उसके पास से लोहे की सरिया और बैलगाड़ी सहित कुल 85,000 रुपए का माल जब्त कर लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर उसने गुरुदेव मोहिनकर, रघुवीर मोहिनकर, शुभम मांढरे, तुलसीदास रोहनकर सभी गंगापुर उमरेड निवासी का इसमें समावेश होने की बात पुलिस को बताई। विदर्भ तथा मराठवाड़ा के विकास को गति देने के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेलवे परियोजना का काम सरकारी लाल फीताशाही के कारण लंबित है। जी हां, जानकारी के मुताबिक इस रेलवे परियोजना के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के जरिए
मध्य रेलवे प्रशासन को जो बची राशि देनी है उसके लिए रेलवे प्रशासन ने इस वर्ष राज्य सरकार से कोई मांग नहीं की है। इससे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2008 में घोषित परियोजना का 11 फरवरी 2009 को तत्कालीन केंद्रीय रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव के हाथों यवतमाल में भूमि पूजन हुआ था। वर्ष 2021 समाप्ति की कगार पर है, किंतु अब भी 284 किलोमीटर का रेलवे मार्ग पूरा नहीं हो पाया है। राज्य सरकार अब तक केंद्र को 574 करोड़ 65 लाख रुपए मध्य रेलवे प्रशासन को सौंप चुका है, जबकि राज्य सरकार अब भी इसकी बची हुई राशि देना शेष है। रेलवे प्रशासन ने भी इस वर्ष राज्य सरकार से राशि की मांग नहीं की। फलस्वरूप रेलवे परियोजना फिलहाल ठंडे बस्ते में है। वहीं दूसरी ओर रेल मार्ग निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य शासन के साथ रेलवे मंत्रालय एक दूसरे की ओर उंगलियां दिखा रहे हैं। फरवरी 2009 में जब भूमि पूजन हुआ तब 284 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की प्राथमिक निर्माण कीमत 274 करोड़ 55 लाख थी, जो कि बढ़कर 3168 करोड़ हो चुकी है। राज्य सरकार पर अब भी करोड़ों की राशि बकाया है। रेल मार्ग के लिए कुल 305.82 हेक्टेयर जमीन व यवतमाल जिले में 251 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी बचा है। इसमें 130 हेक्टेयर क्षेत्र की जमीन वन विभाग के तहत है। प्रशासनिक दिक्कतें होने से वन क्षेत्र की जमीन का अधिग्रहण रुका है। इसके अलावा अब भी देवली और कलम रेलवे स्थानक के लिए जमीन नहीं मिल पाई है, जबकि वर्धा जिले के देवली के पास भिड़ी गांव में भी रेल मार्ग के लिए जमीन नहीं मिली है। वर्धा से यवतमाल तक लगभग 60% काम, जबकि यवतमाल से नांदेड़ तक 2009 से अब तक केवल 3% काम ही हो सका है। उमरेड शहर के मोहपा रोड स्थित अंबेडकर लेआउट निवासी सूर्यकांत तुलाराम गायकवाड़ और उनका परिवार मकान को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इस मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने दिन के समय में ही मकान के दरवाजा तथा कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश कर सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल तथा नगद ऐसे कुल मिलाकर 2,41,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। दिन दहाड़े परिसर में इस प्रकार की घटना होने से शहर में खलबली मची हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमरेड शहर के मोहपा रोड अंबेडकर लेआउट निवासी फिरियादी सूर्यकांत तुलाराम गायकवाड़ शनिवार की सुबह 10 बजे ड्यूटी पर आए थे तथा उनकी पत्नी अपने 3 लड़कियों के साथ अस्पताल नागपुर गई थी। मकान को ताला लगाकर चाबी मकान मालिक अशोक झोड़े की बेटी को दे दी। जब फिरियादी की पत्नी शाम को अपने घर लौटी तो मकान के दरवाजे की कुंडी और ताला निकला हुआ दिखा। घर के अंदर जाने पर बेडरूम की अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण तथा 12,000 रुपए नगद गायब दिखे। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने पति को दी और फिर उमरेड पुलिस को। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर आकर पंचनामा किया। उमरेड पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच उमरेड पुलिस द्वारा की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से परिसर के लोगों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर जिला ग्रामीण हाईवे पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश की ओर से आने वाले एक कंटेनर में मवेशियों की तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जी हां, कंटेनर में कुल 64 गोवंश प्रजाति के मवेशियों को रिहा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कंटेनर में कुल 21,40,000 का माल जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईवे पुलिस को खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश से देवला पार होते हुए एक कंटेनर में मवेशियों की बड़ी तस्करी की जाने वाली है। खबर के आधार पर हाईवे पुलिस ने बड़ी चतुराई के साथ
नागपुर जबलपुर हाईवे रोड पर बांद्रा और सावरा फाटे के बीच इस कंटेनर को धर दबोचा। कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से 64 मवेशी बांधे हुए नजर आए। हाईवे पुलिस ने तुरंत ही इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारी के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई के लिए देवलापार पुलिस को यह मामला सौंपा गया। इस कार्रवाई में कंटेनर जिसकी कीमत 15 लाख रुपए, 64 गोवंश मवेशी कीमत 6,40,000, ऐसे कुल 21,40,000 रुपए का माल जब्त कर लिया गया। मध्य प्रदेश से आने वाले महाराष्ट्र की सीमा पर आए दिन पुलिस नाकाबंदी के नाम पर खड़ी तो दिखती है और आए दिन इस प्रकार की मवेशियों की तस्करी होती रहती है। यह जानकारी पुलिस को होने के बावजूद भी सरकार के आदेश की अवहेलना कर रोज की जा रही है। जानकारी मिली है कि इसके पीछे खरीद फरोख्त में कुछ पुलिस वालों का भी हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से स्कूलें बंद पड़ी थी। हालांकि अभी सरकार ने स्कूलें शुरू करने का आदेश देने से जिले की सरकारी, अनुदानित, बिना अनुदानित ऐसी कई स्कूलें शुरू हो गई है। लेकिन कई निजी स्कूल प्रबंधनों ने स्कूल शुरू करने के बारे में अभी भी फैसला नहीं लिया है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में वर्ष 2021-22 की संपूर्ण फीस भरने के लिए स्कूलें सख्त रवैया अपना रही है। स्कूल ऑनलाइन रहने से आधी फीस ही लेने की मांग पालकों ने स्कूल प्रबंधन से की है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 व नवंबर 2021 के अंत तक सभी स्कूलें बंद थी। सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल शुरू करने के बारे में निर्णय लिया। फिर भी स्कूल अनेक निजी स्कूलें बंद हैं। पिछले पौने 2 वर्षों में स्कूल कोरोना के कारण बंद थी। विद्यार्थियों का नुकसान न हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई। कोरोना संकट काल में अनेक पालकों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है। कुछ के व्यवसाय बंद पड़ गए। इस कठिन समय में भी स्कूल प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पालकों को शैक्षणिक सत्र की संपूर्ण फीस देने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। पालकों ने इस वर्ष में विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क के बारे में स्कूल से समय समय पर पत्र व्यवहार किए, प्राचार्यों से भेंट लेकर तथा प्रशासन को भी विनती आवेदन किए। वहीं अभी भी पालकों की बात स्कूल प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसका पालक वर्ग में निराशा का माहौल बना हुआ है। कुछ स्कूल व्यवस्थापन पालकों के मोबाइल व व्हाट्सएप पर मैसेज तथा फोन करके प्रवेश शुल्क भरने की मांग कर रहे हैं। अनेक स्कूलों ने पालकों को प्रत्यक्ष सत्र होने के पूर्व स्कूल की संपूर्ण फीस भरने को कहा, अन्यथा छात्र को परीक्षा में नहीं बैठने को लेकर धमकाया जा रहा है। इस वर्ष स्कूल शुरुआत से बंद होने के कारण विद्यार्थी स्कूल में नहीं गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते पालक 50% शुल्क भरने के लिए तैयार है। वही स्कूल की फीस भरने के लिए दबाव डाला जाने से पालकों की दिक्कतों में वृद्धि हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय शिक्षा क्षेत्र में चर्चा में है। हालांकि विश्वविद्यालयों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी अगले सत्र में बदलाव की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। इस संबंध में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2022-23 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होगी। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों को भी कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा लेने की सलाह दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहले चरण में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2022-23 तक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रवेश परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी इसी महीने जारी की जाएगी। प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बाद में इसे राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए भी अनिवार्य बनाया जाएगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय में केंद्रीय पंजीकरण के बाद कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन अगले सत्र में प्रवेश केंद्रीकृत होने की संभावना है। नए वाहनों के लिए स्क्रैप नीति घोषित किए जाने के कारण 15 से 20 वर्ष पुराने चौपहिया वाहनों की ओर से कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर व्यवसायिक वाहनों को भी 15 वर्ष बाद स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। वही व्यक्तिगत वाहनों की अवधि 20 वर्ष रखी गई है। पुराने वाहन खरीदने का शौक रखने वाले अब जरा सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही क्यों न हो, किंतु नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। नई गाड़ियों को लेकर 1 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कोरोना के दौरान सार्वजनिक वाहनों का उपयोग टालने का हर किसी ने प्रयास किया। पुराने वाहनों को बड़ी संख्या में ग्राहक उपलब्ध हो रहे थे। अब नए वाहनों के लिए नीति घोषित हो चुकी है। ग्राहकों के पास का 20 वर्ष पुराना वाहन स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। स्क्रैप के दामों में इसकी बिक्री होगी। रास्तों की दुर्घटनाएं रोकने के उपयुक्त निर्णय लिया गया। पुराने वाहनों का बाजार मंद हो गया है। नए वाहनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्रांड के वाहनों की ग्राहक प्रतीक्षा करना पसंद कर रहे हैं।
प्रतीक्षा का समय 1 से 3 महीने तक का होता है। दशहरा दिवाली के मुहूर्त पर ग्राहकों द्वारा अभी से वाहनों की बुकिंग की जाती है। वाहन स्क्रैप नीति के अंतर्गत व्यक्ति वाहन 20 वर्ष पुराना तथा व्यवसायी 15 वर्ष पुराना होने पर उसका मूल्य स्क्रैप के तहत ठहराया जाएगा। इसलिए 2010 से पहले की पुरानी गाड़ियों की मांग बाजार में घट गई है। वाहनों की स्क्रैप नीति के कारण ज्यादातर लोग अब पुरानी गाड़ी लेने के लिए नई वाहनों पर जोर दे रहे हैं। पुराने वाहनों की अवधि कम होने के कारण उनकी कीमतें स्थिर है। पुराना वाहन लेते समय उसकी अवधि, किलोमीटर व अन्य बातों पर गौर किया जाता है। स्क्रैप नीति के अंतर्गत अवधि को ध्यान में रखते हुए 2015 के बाद वाहन लेने में लोग प्राथमिकता दिखा रहे हैं। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।